क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी की जिस सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि पर समाज हमें शाबाशी देता है, मेरा मतलब है अपना खुद का घर खरीदना, वही असल में किसी इंसान की सबसे बड़ी आर्थिक भूल हो? ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार है। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, हम सब ने स्कूल में इतने साल बिताए हैं, भारी भरकम परीक्षाएं दी हैं, है ना? साइंस से लेके हिस्ट्री तक का एक तय सिलेबस पढ़ा है। हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन जरा सोचिए, जीवन के जिस इम्तिहान का सामना हर इंसान रोजाना करता है, पैसे का इम्तिहान, उसका सबसे जरूरी सिलेबस तो हमें कभी क्लास में पढ़ाया ही नहीं गया। ये तो है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी को तैरना सिखाए बिना सीधे गहरे समंदर में धक्का दे दिया हो। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी गायब सिलेबस को खोजने निकले हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी खोज है। हाँ, हमारे पास आज बुकपीडिया नाम की एक यूट्यूब चैनल से एक बहुत ही शानदार स्रोत है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड का पूरा निचोड़ दिया गया है। अच्छा, तो हम सीधे उस किताब के सिद्धांतों पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक किताब की कहानी दोहराना नहीं है। हम उस मानसिकता और उन छिपे हुए तंत्रों को समझना चाहते हैं जो किसी की भी आर्थिक स्थिति को जड़ से बदल सकते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समाज में पैसे को लेकर जो धारणाएं सबसे ज्यादा लोकप्रिय ना, वो अक्सर सबसे ज्यादा भ्रामक होती हैं। मतलब जो हमें सच लगता है वो असल में सच है नहीं। बिल्कुल। इस स्रोत में दो पिताओं की कहानी के जरिए सोच का जो फर्क दिखाया गया है, वो असल में दो अलग अलग दुनियाओं को दर्शाता है। एक तरफ वो पारंपरिक सोच है जो इंसानों को एक कभी न खत्म होने वाली रैट रेस में फंसाई रखती है, वो चूहे दौड़, हाँ। और दूसरी तरफ वो सोच है जो इस दौड़ से बाहर निकलने के असल नियम समझाती है। मैं कहूंगी कि ये चर्चा सिर्फ कुछ हजार रुपए ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे और इंसान के बीच के मनोवैज्ञानिक रिश्ते को डिकोड करने के बारे में। और ये सोच का फर्क ना किताब की शुरुआत में बहुत गहराई से सामने आ जाता है। स्रोत में बताया गया है कि रॉबर्ट के अपने सगे पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो एक पीएचडी होल्डर थे। मतलब काफी पढ़े लिखे इंसान। बहुत पढ़े लिखे। उनका एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब पढ़ाई करे, अच्छे ग्रेड्स लाएं और किसी बड़ी कंपनी में एक सुरक्षित नौकरी पालें। जो कि ज्यादातर माता पिता चाहते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी उच्च शिक्षा के बावजूद वो इंसान जिंदगी भर आर्थिक तंगी से जूझता रहा। ओह। वहीं दूसरी ओर उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मानते थे कि जिंदगी के असली सबक तजुर्बे से आते हैं, स्कूल की बंद दीवारों से नहीं। देखिए, यही वो बिंदु है जहां से पूरी विचारधारा की नींव पड़ती है। अमीर डैड का सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत ये था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसे के लिए काम नहीं करते, लेकिन समाज तो हमेशा यही सिखाता है कि अच्छी नौकरी ढूंढो और हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर निर्भर रहो। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही सटीक और मनोवैज्ञानिक कहानी दी गई है, एक गधे और गाजर की कहानी। अरे हाँ, वो गधे वाली कहानी। हाँ, होता क्या है कि एक मालिक गधे से काम करवाने के लिए उसके सामने एक छड़ी से गाजर लटका देता है। गधा उस गाजर को खाने की उम्मीद में दिन भर चलता रहता है, भारी बोझ उठाता है। लेकिन वो गाजर उस तक कभी पहुंचती ही नहीं है। एकदम सही। अगर हम इसे इंसानी जीवन पर लागू करें ना, तो नौकरी पेशा इंसान की स्थिति भी कुछ ऐसी हो जाती है। और वो गाजर असल में है क्या? वो है हर महीने के अंत में मिलने वाला पेचेक। इंसान लालच और डर के एक न दिखने वाले जाल में फंस जाता है। हाँ, लालच और डर, यही दो भावनाएं हैं। लालच उन नई और लग्जरी चीजों का जो वो खरीदना चाहता है, और डर उन बिलों का जो हर महीने उसके सिर पर लटकते रहते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। पूछिए। मतलब जो कोई भी आम इंसान सोचेगा, अगर कोई पैसे के लिए काम ही नहीं करेगा, तो रोजमर्रा के खर्चे और बिल्स कैसे भरेंगे? ये रैट रेस मुझे बिल्कुल एक ट्रेडमिल की तरह लगती है। ट्रेडमिल? हाँ, इंसान भागता तो बहुत है, पसीना भी बहुत बहाता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन असल में वो पहुंचता कहीं नहीं है। वो उसी जगह पर दौड़ता रहता है। हंसने वाली बात नहीं है, पर यह ट्रेडमिल वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। लोग असल में सिर्फ सुरक्षा या सिक्योरिटी के भ्रम के पीछे भाग रहे होते हैं। सुरक्षा का भ्रम दुनिया की हर आर्थिक मुसीबत से बचा लेगी। ये सुरक्षा खोने का डर ही है जो उन्हें कोई भी नया कदम उठाने या जोखिम लेने से रोकता है। जोखिम लेने से डरते हैं लोग। स्रोत में एक बहुत अहम बात बताई गई है। ज्यादातर लोग अपनी आर्थिक तंगी के लिए अपने बॉस या कंपनी को दोष देते हैं। अरे ये तो हर ऑफिस की कहानी है, बॉस सैलरी नहीं बढ़ा रहा। बिल्कुल।
वो सोचते हैं कि अगर बॉस सैलरी बढ़ा दे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समाधान बाहर नहीं है। जब इंसान अपनी आर्थिक स्थिति के लिए खुद की जवाबदेही लेता है, तभी बदलाव शुरू होता है। और इस बात को रिच डैड ने रॉबर्ट को सिर्फ बातों से नहीं सिखाया, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक तरीके से सिखाया। हाँ, वो कन्वीनियंस स्टोर वाला किस्सा। एकदम। उन्होंने रॉबर्ट को एक कन्वीनियंस स्टोर में बिना किसी पैसे के काम करने पर लगा दिया, कोई तनख्वाह नहीं। शुरुआत में तो ये किसी को भी अन्याय लग सकता है। हाँ, मतलब बिना पैसे के कौन काम करता है? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान काम कर रहा था, क्योंकि रॉबर्ट अब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे। उनका दिमाग उस गाजर यानी पेचेक से हट गया। फोकस शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। तब उनका दिमाग उन अवसरों को देखने के लिए खुल गया जो हमेशा से वहीं थे। उन्होंने देखा कि स्टोर में आधी फटी हुई, ना बिकने वाली कॉमिक्स फेंकी जा रही थी। और यहीं पर वो जादू हुआ जिसे पैसे का खुद काम करना कहते हैं। क्या बात है! रॉबर्ट ने उन पुरानी कॉमिक्स को इकट्ठा किया और अपने एक दोस्त की बहन को काम पर रखकर बच्चों के लिए 10 सेंट किराए पर एक लाइब्रेरी शुरू कर दी। मतलब खुद काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने खुद वहां बैठकर समय नहीं बिताया, बल्कि एक सिस्टम बना दिया। जब वो स्कूल में होते थे, तब भी वो लाइब्रेरी उनके लिए पैसा बना रही थी। वाह! उन्होंने एक ऐसा तंत्र विकसित कर लिया था जहां पैसा उनके लिए काम कर रहा था, न कि वो पैसे के लिए। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? पैसे के लिए काम ना करने का मतलब ये नहीं कि इंसान काम करना ही छोड़ दे, बल्कि सवाल यह है कि जो पैसा इंसान कमा रहा है उसका किया क्या जाए। सही सवाल है। और यहीं पर चर्चा वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ मुड़ती है। हाँ, स्रोत में 1923 की एक बहुत ही दिलचस्प घटना का जिक्र है। शिकागो के एडवाटर बीच होटल में दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियों की एक मीटिंग हुई थी। हाँ, चार्ल्स श्वाब और सैमुअल इंसुल जैसे दिग्गज वहां मौजूद थे, जो उस समय पूरी दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करते थे। और उस घटना का परिणाम हमारी आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। मीटिंग के 25 साल बाद उनमें से कई दिग्गज या तो पूरी तरह दिवालिया हो गए या पागलपन का शिकार हो गए। ये सच में डरावना है। इससे एक बहुत बड़ा सिद्धांत साबित होता है। पैसा कमाना एक अलग कला है, लेकिन उस पैसे को संभाल कर रखना और उससे और पैसा बनाना बिल्कुल अलग बात है। यह जानना जरूरी है कि पैसे का प्रवाह यानी कैश फ्लो कैसे काम करता है। पता है, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मिडिल क्लास लोग एक 6 इंच की कमजोर कंक्रीट स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत उम्दा उदाहरण है। बिना मजबूत नींव के वो इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन तो गिरेगी ही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही है। कैसे? स्कूल हमें केवल एक छोटा सा घर बनाना सिखाते हैं, एक मजबूत वित्तीय नींव डालना नहीं। रिच डैड किस सिद्धांत पर यकीन करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड। अच्छा, चीजों को आसान रखना। हाँ, उन्होंने वित्तीय दुनिया के 2 सबसे भारी शब्दों संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटीज को बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया। क्या परिभाषा दी वो? एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा लाए और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस इतना ही आसान। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहीं पर तो सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। कैसा भ्रम? देखिए, अगर कोई इंसान हर महीने अपनी ईएमआई भर रहा है और 20 साल बाद वो एक बड़ा सा घर पूरी तरह उसका हो जाएगा, तो वो घर लायबिलिटी कैसे हुआ? बैंक तो उसे एसेट ही बताता है ना। और समाज में भी लोग इसे सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। हाँ, हर कोई यही कहता है कि अपना घर तो एसेट है। और यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मैं समझाती हूँ। जब कोई इंसान एक बड़ा घर खरीदता है जिसमें वो खुद रहने वाला है, तो वो घर उसकी जेब में कोई पैसा नहीं डाल रहा होता। किराए पर तो दिया नहीं है। बिल्कुल। इसके विपरीत वो घर उसकी जेब से हर महीने पैसे निकालता है, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में और सबसे बड़ा हिस्सा बैंक के लोन के ब्याज के रूप में। बाप रे, ब्याज तो बहुत ज्यादा होता है। यानी उसका सारा कैश फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है। अगर उस घर से किराया नहीं आ रहा है तो वो घर एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये सच में एक फाइनेंशियल नाइटमेयर है, मतलब एक आर्थिक डरावना सपना। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। मिडिल क्लास अपने जीवन भर की कमाई से दायित्व खरीद लेता है। एक बहुत बड़ा घर, एक चमचमाती कार, महंगे गैजेट्स। और मजे की बात यह है कि वो उन्हें अपनी संपत्ति समझ बैठता है। जबकि गरीबों की कमाई सीधे रोजमर्रा के खाने पीने और खर्चों में उड़ जाती है। हाँ, और केवल अमीर लोग होते हैं जो असल एसेट्स खरीदते हैं। जैसे जैसे किसी मिडिल क्लास इंसान की सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी लायबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं। सैलरी बढ़ी नहीं कि नया घर या नई गाड़ी ले ली। इस नाइटमेयर का मूल कारण यही है कि लोग सिर्फ अपनी इनकम कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, सैलरी कितनी है, बस यही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा इनकम से सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी।
लेकिन जब तक वो पैसा एसेट कॉलम में नहीं जाता, तब तक वो केवल नए खर्चे पैदा करता है। नया पैसा, नए खर्चे। और यही विचार हमें स्रोत के एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत की ओर ले जाता है, अपने काम से काम रखें, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। इस पर 1947 की एक बहुत ही शानदार घटना का जिक्र है स्रोत में। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक एक MBA क्लास को संबोधित कर रहे थे। हाँ, वो किस्सा बहुत मशहूर है। उन्होंने छात्रों से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, बताइए मेरा बिजनेस क्या है। छात्र हंसने लगे क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर बेचता है। पर रे क्रॉक का जवाब कुछ और ही था। बिल्कुल, रे क्रॉक ने जो जवाब दिया उसने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हैमबर्गर बेचना तो उनका सिर्फ प्रोफेशन है, उनका असल बिजनेस रियल एस्टेट है। इसके पीछे का तंत्र समझना बहुत जरूरी है। रे क्रॉक जानते थे कि हैमबर्गर बेचना एक प्रणाली है, लेकिन असली संपत्ति वो जमीन थी जिस पर वो रेस्टोरेंट बना था। जमीन। जो भी व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खोलता था, उसे वो जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। और इस तरह क्रॉक दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकों में से एक बन गए। क्या बात है! ये हमें प्रोफेशन और बिजनेस के बीच का बहुत गहरा अंतर समझाता है। बिल्कुल। लोग अक्सर अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हुए निकाल देते हैं। सरकार के लिए काम करते हैं, भारी टैक्स चुकाकर, कंपनी के लिए काम करते हैं, अपना खून पसीना एक करके, और बैंक्स के लिए काम करते हैं जीवन भर, लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाकर। एकदम सही। जब किसी से पूछा जाता है कि उसका बिजनेस क्या है, तो जवाब मिलता है, मैं एक बैंकर हूं या मैं एक इंजीनियर हूं। लेकिन वो तो उनका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। असल बिजनेस तो हमारा अपना एसेट कॉलम है। ये सच है, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लोग कल ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दें। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या बिना सोचे समझे कोई भी व्यापार शुरू कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में ये बात बहुत साफ तौर पर बताई गई है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने भी शुरुआत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। अच्छा। असली रणनीति यह है कि दिन में अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से की जाए, लेकिन बचे हुए समय और पैसे का इस्तेमाल अपने एसेट कॉलम को मजबूत करने में किया जाए। तो फिर सही एसेट्स के उदाहरण क्या हो सकते हैं? मतलब इंसान पैसा कहाँ लगाए? देखिए, एक सही एसेट वो बिजनेस है जिसे दूसरे लोग चला सकें। अगर किसी इंसान को अपना सारा समय उस बिजनेस में देना पड़े, तो वो बिजनेस नहीं बल्कि एक और नौकरी बन जाती है। ये बहुत गहरी बात है। वो खुद की ही नौकरी करने लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा रियल एस्टेट जिसमें से किराया आता हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई बौद्धिक संपदा जैसे कि कोई पेटेंट या किताब की रॉयल्टी, जहां से पैसिव इनकम आती रहे। हाँ, नियम बस ये है कि पैसा वहीं लगाया जाए जहां इंसान की अपनी रुचि हो, क्योंकि बिना रुचि के वित्तीय ज्ञान काम नहीं आता। समझ गया। एक और बहुत बड़ा फर्क ये है कि अमीर लोग अपनी लग्जरी सबसे आखिर में खरीदते हैं, वो भी अपने एसेट से होने वाली कमाई से। जबकि एक आम इंसान सैलरी आते ही सबसे पहले लग्जरी खरीदने भागता है ना? नया फोन, नए कपड़े। बिल्कुल। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब कोई इंसान एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझ लेता है, तो उसका दिमाग एक अलग ही स्तर पर काम करने लगता है। एक बदलाव आ जाता है सोच में। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वित्तीय बुद्धि या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक जादुई चश्मे की तरह है। जादुई चश्मा? हाँ, एक बार जब कोई इस चश्मे को पहन लेता है, तो उसे अपने आसपास ऐसे ढेरों अवसर दिखने लगते हैं जो हमेशा से वहीं मौजूद थे, बस पहले उसकी नजर उन पर नहीं पड़ रही थी। अमीर लोग सिर्फ मौकों का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी बुद्धि से वे पैसा खुद इन्वेंट करते हैं। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, आखिर लोग अपनी आंखों के सामने मौजूद इन मौकों को भुनाते क्यों नहीं? वे रिस्क लेने से क्यों घबराते हैं? क्यों घबराते हैं? स्रोत में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो उन्हें शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। का जन्म हुआ। लोग अक्सर नया करने से घबराते हैं क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। लेकिन वित्तीय बुद्धि होने का मतलब आंख बंद करके रिस्क लेना नहीं है। ये कैलकुलेटेड रिस्क होता है ना? बिल्कुल, सोच समझ कर लिया गया जोखिम। स्रोत में रॉबर्ट का अपना एक बहुत ही हैरतअंगेज किस्सा है जो इसका तंत्र समझाता है। एरिजोना और फिनिक्स में भारी आर्थिक मंदी चल रही थी। हाँ, वो प्रॉपर्टी वाला किस्सा। हर कोई घबराया हुआ था और अपनी संपत्तियां बेच रहा था। लेकिन जहां दूसरों को मंदी और डर दिख रहा था, रॉबर्ट को एक बहुत बड़ा अवसर दिखा। उन्होंने $75,000 की कीमत वाला एक घर केवल $20,000 में खरीद लिया।
और यहाँ ये समझना जरूरी है कि उन्होंने ये कैसे किया। उन्होंने कोई भारी लोन नहीं लिया। तो कैसे गया? उन्होंने उस संपत्ति को एक कानूनी समझौते के तहत सुरक्षित कर लिया। फिर उन्होंने वकीलों के ऑफिस में सिर्फ एक विज्ञापन दिया, $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में। अरे वाह, क्योंकि वो डील इतनी अच्छी थी, उनका फोन बजना बंद ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और सिर्फ 5 घंटे के अंदर उन्होंने वो घर एक नए खरीदार को बेच दिया। 5 घंटे में? हाँ, नया खरीदार $60,000 लाया, जिसमें से $20,000 रॉबर्ट ने पुराने मालिक को दिए और बाकी बचे $40,000 सीधे उनकी जेब में आ गए। क्या बात है। और मजे की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तकनीकी रूप से घर नहीं बल्कि उस घर को खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा था। मतलब हवा में से पैसा बना लिया। हाँ, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा इन्वेंट कर दिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है कि पैसा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि पैसा एक विचार है। इंसान का सबसे बड़ा एसेट उसका अपना दिमाग है। बिल्कुल। लेकिन जब लोगों को वित्तीय दुनिया की ये रणनीतियां समझ नहीं आती, तो वे अक्सर निराश हो जाते हैं। स्रोत में एक कैश फ्लो गेम का भी जिक्र है, जिसे रॉबर्ट ने डिजाइन किया था, ताकि लोग पैसे के काम करने के तरीके को खेल-खेल में समझ सकें। उस गेम का किस्सा बहुत ही मजेदार है। एक औरत उस गेम में एक बोट यानी नाव जीतती है। पहले तो वो बहुत खुश होती है कि उसने कुछ बड़ा जीता है। जाहिर है, जीतने पर खुशी तो होती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उस बोट पर उसे भारी टैक्स भरना पड़ेगा और उसके रखरखाव में उसका सारा पैसा चला जाएगा, तो वो बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। ओहो। उसे लगता है कि ये गेम ही गलत है। और ये हमारी असल जिंदगी की कितनी सटीक तस्वीर है। जब लोगों को कोई चीज, विशेष रूप से पैसे या टैक्स से जुड़ी कोई चीज समझ नहीं आती, तो वे सिस्टम को दोष देने लगते हैं या उस पर गुस्सा करने लगते हैं। सही बात है। लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि एक सफल इंसान बनने के लिए 3 अहम हुनर सीखने होते हैं। कौन से 3 हुनर? पहला, ऐसे अवसर देखना जो बाकी दुनिया के लिए अदृश्य हों। दूसरा, बिना बैंक के पैसा जुटाने के रचनात्मक तरीके खोजना। और तीसरा, खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों को, जैसे कि बेहतरीन वकीलों और सलाहकारों को अपने साथ काम पर लगाना। और इन नए अवसरों को तलाशने और खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए इंसान को हमेशा कुछ नया सीखते रहना पड़ता है। बिल्कुल। ये हमें इस पूरी चर्चा के एक बहुत ही गहरे और व्यावहारिक सिद्धांत पर ले आता है। सीखने के लिए काम करें, न कि सिर्फ कमाने के लिए। मैं कहूंगी कि यह शायद पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पारंपरिक शिक्षा और असल दुनिया की जरूरतें आपस में बुरी तरह टकराती हैं। कैसे? देखिए, स्कूल सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो किसी एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट बनने पर इनाम देता है। डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट। आप जितना ज्यादा स्पेशलाइज करेंगे, समाज में आपकी उतनी ज्यादा कद्र होगी। हाँ, सब कहते हैं कि अपने फील्ड के मास्टर बनो। लेकिन रिच डैड का नजरिया इसके बिल्कुल विपरीत था। उनका मानना था कि किसी एक ही कौशल में बन जाने के बजाय एक लीडर को बहुत सी चीजों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना चाहिए। अच्छा। स्रोत में एक पत्रकार का किस्सा है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो पत्रकार एक मशहूर लेखिका बनने का सपना देखती थी। हाँ, उसकी लिखने की कला बेहतरीन थी। बिल्कुल। लेकिन उसका करियर कहीं आगे नहीं बढ़ रहा था। जब उसने रॉबर्ट से सलाह मांगी, तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वो एक सेल्स क्लास ज्वाइन कर ले और बेचना सीखे। और ये सुनकर वो पत्रकार बहुत आहत हुई होगी। बहुत ज्यादा। उसे लगा कि वो एक साहित्यकार है, उसे सेल्समैन जैसा छोटा काम क्यों करना चाहिए। और रॉबर्ट का जवाब बहुत ही चुभने वाला लेकिन सत्य था। क्या था वो जवाब? उन्होंने कहा कि बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने के लिए सिर्फ ऑथर होना काफी नहीं है, बेस्ट सेलिंग होना भी जरूरी है, और इसके लिए अपनी कला को बेचना आना चाहिए। बहुत सही बात है। बेस्ट सेलिंग में सेलिंग तो है ही। बिल्कुल। जब तक कोई इंसान अपने हुनर को बेचना नहीं सीखता, उसका सारा टैलेंट एक बंद कमरे में ही दफन होके रह जाएगा। रॉबर्ट ने इसे अपनी जिंदगी में भी उतारा। उन्होंने सिर्फ अलग-अलग तजुर्बे हासिल करने के लिए कई नौकरियां की। जैसे कि उन्होंने मरीन कॉर्प्स ज्वाइन की ताकि वो आसमान में उड़ना सीख सकें, और सबसे अहम बात, दबाव के बीच लीडरशिप और वर्कर्स की टीम को हैंडल करना सीख सकें। लीडरशिप स्किल्स। बाद में उन्होंने जेरोक्स कंपनी में नौकरी की। ये नौकरी उन्होंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि उन्हें बहुत पैसे चाहिए थे, बल्कि इसलिए की थी क्योंकि वे स्वभाव से बहुत शर्मीले थे और उन्हें अपनी इस कमी को दूर करके सेल्स में महारत हासिल करनी थी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती सामने आती है। अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में बहुत मन लगाकर जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन कंपनी उसे बहुत कम पैसे दे रही है,
तो क्या वो इंसान अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है? देखिए, ये कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत कड़वा सच है जिस पर शोध गहराई से बात करता है। क्या है वो सच? हकीकत ये है कि एक अलिखित समझौता होता है। ज्यादातर कर्मचारी अपनी नौकरी में सिर्फ इतनी ही मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से निकाला ना जाए। और मालिक? और दूसरी तरफ मालिक सिर्फ उतना ही पैसा देता है कि कर्मचारी काम छोड़कर कहीं और न चला जाए। अरे बाप रे, ये तो सच में एक भयानक चक्रव्यूह है। बिल्कुल, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें कर्मचारी का विकास पूरी तरह रुक जाता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि इंसान को कम उम्र में ही अलग-अलग क्षेत्रों में काम करके बिजनेस चलाने के सभी जरूरी पहलू सीख लेने चाहिए। जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और लीडरशिप। एकदम। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आप ही बताइए। निष्कर्ष यह है कि अमीर होना या गरीब होना सिर्फ किसी के बैंक अकाउंट के बैलेंस पर निर्भर नहीं करता। ये पूरी तरह से मानसिकता और दुनिया को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। बिल्कुल। लोगों को उस डर और लालच के चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा जो उन्हें हर महीने की सैलरी का गुलाम बना देता है। उन चीजों को संपत्ति समझना बंद करना होगा जो असल में जेब से पैसा निकाल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान का सबसे बड़ा एसेट उसका अपना दिमाग है और उसी में सबसे ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। एकदम सही। मेरी राय में ये चर्चा हर उस इंसान के लिए एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है जो अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में फंसा हुआ है। ये समय है रुककर खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने का वो सवाल क्या होना चाहिए? कि क्या आज जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ अगले महीने के घर के खर्चे और बिल चुकाने के लिए है, या फिर उस काम के जरिए कोई ऐसी स्किल सीखी जा रही है जो भविष्य में इस आर्थिक चक्रव्यूह से पूरी तरह आजादी दिला सके। बहुत ही जोरदार सवाल है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत गहरे विचार पर रोशनी डालना चाहता हूँ। बताइए। इस पर स्रोत में सीधे तौर पर कोई बात तो नहीं की गई है, लेकिन यह इन सारे सिद्धांतों के जड़ से ही उपजता है। जरा सोचिए, अगर आज का पूरा समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारा बैंकिंग ढांचा कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमें सिर्फ एक वफादार कर्मचारी और जीवन भर लोन चुकाने वाला एक आदर्श कर्जदार बनाए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या वित्तीय साक्षरता हासिल करके सच्ची आर्थिक आजादी पाना इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विद्रोह नहीं है? एक शांतिपूर्ण विद्रोह। और सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना छोड़ दें, तो क्या दुनिया की ये सदियों पुरानी इंसानों को फंसाकर रखने वाली आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ढह नहीं जाएगी? सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी सवाल के साथ हम आपको सोचने के लिए छोड़ते हैं। जाइए और अपना खुद का गायब सिलेबस पढ़ना